साथियों, आज हम रणनीतिक प्रबंधन अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा को हमने 6 भागों में बांटा है। पहला, हम रणनीतिक प्रबंधन का उद्देश्य बताएंगे। उस उद्देश्य के बाद प्रस्तावना, रणनीतिक की संकल्पना, स्मारिका प्रबंधन की प्रक्रिया, सामरिक प्रबंधन के कदम, सामरिक प्रबंधन के लाभ और अंत में हम सारांश की बात करेंगे। इस अध्याय का मुख्यतः 3 उद्देश्य है। पहला, हम चाहते हैं कि आपको रणनीतिक प्रबंधन की परिभाषा, उसका मिशन, उसका दृष्टि, सामरिक उद्देश्य आदि का पुनर्स्मरण करेंगे, यानी फिर से रिवाइज करेंगे। आप पहले कर चुके हैं इसके पहले के यूनिट में। उसके बाद रणनीतिक प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न कदमों को नाम लेकर बताएंगे और उसके बाद रणनीतिक प्रबंधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम समझाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्याय को पूरा करने के बाद आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो आप देखेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चल रहा है, साथ साथ प्रौद्योगिक तरक्की, उपभोक्ताओं की मांग और सरकारी नीतियों के कारण संगठन व्यवसाय बढ़ाने के लिए, भविष्य की योजनाओं में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो सारे संगठनों को इसके लिए सोचना पड़ता है कि आगे क्या करें, कैसे दूसरे से आगे रहें। उपभोक्ता सेवा, टीम वर्क, गति उत्पादन, लोक सेवा, गुणवत्ता, उत्पादकता सुधार, ये सारे नए कॉरपोरेट नियम आ गए हैं और जिनको हम छोड़ नहीं सकते। रणनीतिक क्रियाओं की पसंद के मार्गदर्शन के लिए ये सारी चीज़ें एक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। ये संगठन द्वारा उत्पादित उत्पादनों के बारे तथा उत्पाद अपने प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा उत्पाद के प्रतिस्पर्धा करने के आधार तथा रणनीति को असफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह संगठन द्वारा उत्पादित उत्पादनों के प्रकार, इसके उत्पाद अपने प्रतिस्पर्धियों से इसे उत्पाद के प्रतिस्पर्धा करने के आधार तथा रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कंपनी या फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले संसाधनों के प्रकार एवं सामर्थ्यों का व्यापक योजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म दूसरे फर्मों के मुकाबले अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की योजना बनाती है। अब मैं रणनीति के संकल्पना की बात करूंगी। सेजलर के अनुसार रणनीति को किसी उद्यम के आधारभूत दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण तथा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यों के अंगीकरण एवं संसाधनों के आवंटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एंथनी सामरिक प्रबंधन की परिभाषा अधिग्रहण के उद्देश्यों, संसाधनों के इस्तेमाल एवं व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देते हैं। ये परिभाषाएं रणनीति की संकल्पना का भाव हमें देती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक संगठन लक्ष्य एवं उद्देश्य स्थापित कर सकता है, जैसे दक्षता, लागत में कमी, लाभदायकता, शुद्ध लाभ में वृद्धि, कुल परिसंपत्तियों, बिक्री आदि में वृद्धि, शेयर धारकों के लिए धन, डिविडेंड, संसाधन उपयोग, निवेश पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न, ब्रांड प्रतिष्ठा, अग्रणी फर्म समझे जाने के लिए, कर्मचारियों का योगदान, नौकरी, संरक्षा, मुआवजा, सामाजिक योगदान, कर, समुदाय सेवा, बाजार का नेतृत्व, बाजार में कितना अंश है हमारी कंपनी का, और
प्रौद्योगिकी में नेतृत्व, अभिनव, परिवर्तन और सृजनात्मकता। तो इन सारी चीज़ों को हम रणनीति प्रबंधन में ध्यान देते हैं। और अगर हम नीतियों की बात करें तो नीतियों को कार्यों या सोच के चैनलों के लिए मार्ग निर्देशक के रूप में माना जाता है। नीति समग्र रूप से संगठनात्मक घटकों के लिए साझा उद्देश्यों की परिभाषा देती है। सामरिक प्रबंधन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का प्रारंभ संगठनात्मक आकलन यानी आपके फर्म के आकलन, दीर्घावधि लक्ष्यों की पहचान से होता है। उसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जरूरी रणनीतियों एवं क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। अधिकांश आयोजन प्रक्रियाओं के विपरीत द अपोलो रणनीति आयोजन प्रक्रिया कार्य को करने तथा मूल्यांकन घटक के साथ चलती रहती हैं, जिससे योजना का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। अब हम आपको इस चित्र के माध्यम से सामरिक प्रबंधन की योजना के चरण स्पष्ट करेंगे। आप देखेंगे लीडरशिप स्किल्स यानी नेतृत्व की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और तीसरा होता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्किल्स। सामरिक प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट से यानी संगठन के असेसमेंट से। उसके बाद विजन, मिशन और वैल्यूज, और इन दोनों में गैप, इन दोनों में कितना अंतर है, उस अंतर को पूरा करने के लिए हम सामरिक गोल्स, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों के अनुरूप हमारे एक्शन प्लान तैयार होते हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य ये है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम उस तरह का एक्शन प्लान करते हैं और उसके एक्शन प्लान के अनुसार हम उसको एक्सिक्यूट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के बाद हम फिर देखते हैं कि हमारा संगठन उस लक्ष्य तक पहुंचा कि नहीं जो हमने सामरिक लक्ष्य तय किया था। तो सामरिक प्रक्रिया इन चरणों से होके गुजरती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और ये एक ऐसी रणनीति प्रबंधन की प्रक्रिया है जिसे किसी प्रतीकात्मक संगठन में अपनाया जा सकता है। यानी कोई हम एक सोच के संगठन बनाए उसके लिए भी अपनाया जा सकता है और जैसा कि उस चित्र में सारे चरण आपको दिखाए गए हैं। इस प्रक्रिया में जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहला चरण होता है कि रणनीतिक नियोजन को यह परिभाषित करना होता है कि उसे हासिल क्या करना है या आगे आगे हम चाहते क्या हैं, कि इसे हासिल करने का इरादा है कि सिर्फ इच्छा नहीं है या कम इच्छा है। इससे उद्देश्य, रणनीति एवं नीति परिभाषित करने में हमें मदद मिलती है। चरण 1 के आधार पर हम संगठन के वर्तमान प्रदर्शन के परिणाम को अभिलेखित करते हैं। तो हम इरादा और हम कहाँ हैं इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद निदेशक मंडल, शीर्ष प्रबंधन वर्तमान प्रबंधन की समीक्षा करता है और समीक्षा को देखते हुए संगठन को आंतरिक माहौल की खूबियों और कमियों का आकलन, जिसे स्कैन भी कहते हैं, करना होता है, जिसमें बाहरी खतरों और अवसरों की हमें नए नए क्या अवसर मिल सकते हैं जिसमें हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। आंतरिक एवं बाह्य स्कैन के रणनीतिक कारकों का चयन करने से इसमें सहायता मिलती है। इसकी समीक्षा तरह पुनर्परिभाषा, मिशन एवं उद्देश्यों के साथ फिर हमें इसके संबंधों की चर्चा करनी होती है। इस चरण में रणनीतिक विकल्पों का एक सेट बनाया जाता है और सर्वोत्तम रणनीतिक विकल्प, क्योंकि किसमें क्या कमियां हैं, किससे हमें क्या फायदा होगा, किससे हमें क्या नुकसान होगा, कौन से अवसर हैं, बाहरी स्कैन, इन सब को देखते हुए हम इन सब के माध्यम से हम आखिरी अपनी विकल्प का चयन करते हैं और उसके हिसाब से उसका क्रियान्वयन करते हैं। रणनीतिक प्रबंधन के लिए बेसिकली 3 कदम होते हैं। पहला होता है रणनीतिक निर्माण,
और रणनीतिक निर्माण में रणनीतिक आयोजन के रूप में संदर्भित या एक्सप्लेन किया जाता है तथा यह किसी संगठन के मिशन, उद्देश्य, रणनीतिक एवं नीतिक विकास से संबंधित होता है। प्रारंभिक बिंदु में स्थिति विश्लेषण, जिसे आपने SWOT, 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 जिसमें S होता है खूबियां, स्ट्रेंथ, W होता है वीकनेसेस, खामियां, O होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी, और T होता है थ्रेट्स, खतरे। इन SWOT का हम एनालिसिस करते हैं और इस SWOT विश्लेषण से हम अवसर, खामियां, अवसरों से खतरे, इन सब की पहचान करके ही हम इसमें हमारे पास क्या क्षमताएं हैं, क्या संसाधन शामिल हैं, इनका इस्तेमाल करके हम ये तय करते हैं कि हम उस रणनीति, उस लक्ष्य को पाने में समर्थ हैं कि नहीं। दूसरा चरण होता है रणनीति का रणनीतिक क्रियान्वयन। आपने SWOT एनालिसिस के बाद तो ये तय कर लिया, लेकिन अब उसको क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट भी करना होता है। और रणनीतिक क्रियान्वयन का अर्थ होता है रणनीतिक योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित गतिविधियां एवं पसंद के कुल योग से है। तो आपको जो जो क्रियाएं करनी है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उससे है। इसे ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जिसके द्वारा रणनीतियां एवं नैतिक नीतियां, कार्यक्रम, बजटों, क्रियाविधियों को कार्यरूप दिया जाता है। क्रियान्वयन रणनीतिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो हम सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करके नहीं छोड़ देते हैं, उस लक्ष्य को क्रियान्वित भी करते हैं और इसीलिए क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए रणनीतिक निर्माण अच्छी रणनीति एवं समुचित क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक है। क्रियान्वयन प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो जब भी हम कोई क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस प्रक्रिया में हमें इन प्रश्नों का उत्तर साफ साफ नजर आना चाहिए। ये योजना कौन बनाएगा? संगठन नई दिशा में परिचालन को संबद्ध करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? मतलब इरादा है कि ठीक है, बना ली है, हर संबद्ध को कब और कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और उसके बाद हमें रणनीतिक मूल्यांकन करना होता है। रणनीतिक मूल्यांकन के लिए हमें ये निर्धारण करना होता है कि प्रक्रियाओं एवं परिणामों को किसी वस्तुनिष्ठ एवं सुसंगत तरीके से मापे जाने के लिए जरूर समर्थ होना चाहिए, कि हमें पता चले कि हमने जो रणनीति बनाई थी उसको इरादे से क्रियान्वित किया तो हमें इतना शुद्ध लाभ हुआ, इतनी ब्रांड इमेज बनी, या हमें इससे क्या फायदा मिला। प्रदर्शन स्तर स्थापित करें, साथ में वास्तविक प्रदर्शन का मापदंड रखें, वास्तविक परिणामों की मानकों के साथ तुलना करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें, यानी जो जो आपको करेक्टिव मेजर लेने हैं, सुधारने के लिए काम करने हैं, उसको जरूर करें। जब वास्तविक परिणाम आपके पास से बाहर हो जाए, आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, तो प्रबंधक को ये निर्धारित करना होता है कि कोई चीज संयोगवश नहीं होगी, बल्कि समस्या आने पर उसका अनुमान करके उसमें क्या हम अनुमान में मदद करेंगे, इसके बारे में भी तय करें। विस्तार के अमिलन संबंधी मुद्दे। विस्तार के अमिलन संबंधी मुद्दे में किसी एकल प्रदाता या एकल खिड़की से अनेक विस्तार चैनल के माध्यम से बहुत सी सेवाएं, जिसे आपने आत्मा और स्विप, आपने कृषि विस्तार में दोनों शब्दों से आप पूरी तरह परिचित होंगे। ये उसकी कुंजी है, जहां जिला स्तरीय आत्मा और PPPP, 4 P आ गया, आपने ध्यान दिया होगा, जिसमें सार्वजनिक, निजी, पंचायत और साझेदारी, इन चारों P से मिलके समन्वय करके प्रयास करना होगा, जिसमें सूचना, जानकारी, मत एवं मुद्दों को देखकर किसी भी कृषक एवं समग्र रूप से देश के लिए संगत वैज्ञानिक तकनीकी, आर्थिक एवं पर्यावरणीय
से हमें रणनीति निर्णय किया जाता है। तो अब हम अगर सारांश में कहना चाहें तो रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में उद्देश्यों की परिभाषा करना, वर्तमान प्रदर्शन की समीक्षा करना, खामियों को पहचानने के लिए आंतरिक माहौल और खतरे की आशंकाओं को पता लगाने के लिए बाहर के माहौल पे निकट निगाह रखना और बाहर के माहौल की स्क्रीनिंग शामिल है। रणनीतिक प्रबंधन में 3 कदम उठाए जाते हैं: रणनीतिक निर्माण, रणनीतिक क्रियान्वयन, रणनीतिक मूल्यांकन। और इसके लाभ तो आप जानते ही हैं। संगठन जिस पर ध्यान देना है उसको परिभाषित करे, उस लक्ष्य को परिभाषित करे तथा तेजी से बदलते माहौल को बेहतर समझे। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको सामरिक निर्माण और इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि इसके बाद भी आपको कहीं भी कोई शंका या समाधान हो तो आप मैनेज की वेबसाइट और जो आपको अध्ययन सामग्री दी गई है उसको देखना ना भूलें, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।